अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल रिमेनिंग रहते हैं वो करेंगे। तो 12.8 जो है वो काफ़ी लेंथी है, उसका स्टेटमेंट पहले आप देख लें बुक के ऊपर। इन मिल्कियन एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट आर इंट्रोड्यूस इनटू द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स 5 millimeter apart. The plate voltage is adjusted to exactly 780 volt so that the droplet is held stationary. The plate voltage is switched off and selected droplet is observed to fall a mere distance of 1.5 millimeter in 11.2 second. Given that the density of the oil is used is 900 kilogram meter per cube, and the viscosity of the air at the laboratory temperature is 1.8 into 10 raised to power minus 5 Newton per meter square second. Calculate the mass and the charge on the droplet. G की वैल्यू 9.8 कंसिडर करेंगे। तो इस पर पहले सबसे पहले देखें डी जो लिखा हुआ है, ये प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है जिसके दरमियान ड्रॉपलेट फॉल करेगा। 5 मिलीमीटर मिली ख़त्म कर दें, 1000 से डिवाइड कर दें। उसके बाद वोल्टेज जो प्लेट्स के क्रॉस प्रोवाइड किया गया है 780 वोल्ट, और जो ड्रॉपलेट डिस्टेंस कवर करेगा फोर्स बैलेंस होने के बाद वो 1.5 मिलीमीटर है। इसमें भी मिली ख़त्म करें, 1000 से डिवाइड कर दें। उसके बाद टाइम है, टाइम जो है वो 11.2 सेकंड लगा था उसको ये डिस्टेंस कवर करने में। और डेंसिटी जो ऑयल यूज़ किया जा रहा है वो 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और जो विस्कोसिटी ऑफ एयर और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड है। और हमने फाइंड करना है ड्रॉप का मास और ड्रॉप के ऊपर चार्ज। सबसे पहले देखें डेंसिटी का फार्मूला, मास इक्वल टू रो इंटू वी। तो वी जो यहाँ पर है वॉल्यूम, वो ड्रॉप का हमने पुट करना है। ड्रॉप स्फेरिकल शेप में होता है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसमें देखें जो रेडियस फाइंड करने के लिए जो इसका टॉपिक था मिल्कियन ऑयल ड्रॉप का, उसका फाइनल रिजल्ट हमने निकाला था रेडियस, तो 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। इसमें अब वी टी अननोन है, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो वी टी पहले आप फाइंड कर लें। वी टी फाइंड करने के लिए डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस जो कवर किया था ड्रॉपलेट ने वो 1.50 इंटू 10⁻⁻³ और जो टाइम उसको लगा था वो 11.2 सेकेंड लगे थे। आप इसको डिवाइड करें और इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो होगा 0.134 इंटू 10⁻⁻³ और साथ में लिख दें मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। उसके बाद इसे क्वेश्चन नंबर 2 में आप पुट कर लें, इसे यूजिंग इन टू के अंदर यूज़ करेंगे। टू का फार्मूला देखें, टू स्क्वायर रूट आर इक्वल टू स्क्वायर रूट, और इसके अंदर देखें 9 ईटा की जगह आप देखें 1.80 इंटू 10⁻⁻⁵। उसके बाद वी टी की जगह 0.134 इंटू 10⁻⁻³ आ जाएगा। और उसके बाद आप डिवाइडर जो है वो 2, रो की वैल्यू 900 और जी की वैल्यू 9.8 जो आप खुद लगाएंगे। आर कैलकुलेट करें, ये सारा सॉल्व करने के बाद 1.11 इंटू 10⁻⁻6 मीटर ये आर आ जाएगा। उसके बाद फिर मास पे चलिए, वापस आप इसे लिख दें यूजिंग इन वन के अंदर यूज़ करेंगे इसको, तो मास जो होगा वो आ जाएगा। देखें रो की वैल्यू पुट कर दें 900 और उसके बाद फिर 4/3 और फिर आगे पाई की वैल्यू 3.14 और उसके बाद फिर 1.11 इंटू 10⁻⁻6 का क्यूब। इसको सॉल्व करें, मास आ जाएगा 5.14 इंटू 10⁻⁻15 kg। उसके बाद जो चार्ज की वैल्यू थी मिल्कियन ऑयल ड्रॉप मेथड में Q इक्वल टू mgd/v थी। ये पहली क्वेश्चन वहाँ बनाई थी, दो फोर्सेस को बैलेंस करके यहाँ पुट कीजिए। मास की वैल्यू 5.14 इंटू 10⁻⁻15 और जी की वैल्यू 9.8 और डी जो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो 5 इंटू 10⁻⁻³ जो सबसे पहले लिखा था। और डिवाइड करेंगे वोल्टेज जो गिवन है 780, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें। क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 3.22 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये 12.8। अब 12.9 की तरफ चलते हैं जी। तो अब 12.9 की स्टेटमेंट देखें। ए प्रोटॉन प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी। कैलकुलेट। बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है इसमें।
पहला है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वर्क डन बाय द फील्ड, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट्स वेलोसिटी, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जिसके जिसके अंदर एक प्रोटॉन पुट किया गया है और उसको अलाउ किया गया वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करे। 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 0.5 मीटर में, और जो चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये आप खुद से लिखेंगे। और मास ऑफ प्रोटॉन भी कांस्टेंट है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ये। और अब आपने जो फाइंड करना है वो चेंज इन पोटेंशियल, वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखें जो चेंज इन पोटेंशियल वो फाइंड करेंगे। उसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई और साथ में डी। वैल्यूज पुट करें इसके अंदर, तो वैल्यूज पुट करेंगे माइनस ई की जो वैल्यू है वो 5000 है और डी की वैल्यू 0.1 है। तो ये आंसर जो आएगा वो -500 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, ये चेंज इन पोटेंशियल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो वर्क होगा वो कैसे आएगा। तो वर्क होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज की वैल्यू जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और साथ में पोटेंशियल जो है ना वो 500 वोल्ट आया है। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो एक चीज़ मेंशन कर दें, ये वाली जो चीज़ है ये 1e के बराबर है, यानी ये 1e है, यानी कि प्रोटॉन का चार्ज जो होता है। तो आप इसे सिंपली 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दें, बजाय आप पहले इसको जॉल में कैलकुलेट करें और उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से आप डिवाइड करके फिर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख जाएँ, आप डायरेक्ट लिख दें 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद देखें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव वर्क के बराबर होगी। तो नेगेटिव वर्क जो होगा तो वो किसके बराबर आएगा, -q इंटू डेल्टा वी। तो फिर आंसर वही दोबारा -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ माइनस इसलिए वो कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो पॉजिटिव साइन के साथ होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसके लिए फार्मूला जो आएगा वो भी यही q डेल्टा वी, और इसमें जो आंसर आएगा वो +500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जी, ½ mv²। यहाँ से आप v निकालेंगे, v को सेपरेट करें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ और m डिवाइड हो जाएगा और साथ में स्क्वायर रूट आ जाएगा क्योंकि v के ऊपर स्क्वायर है। तो देखें 2 और जो आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो नेक्स्ट जो है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मल्टीप्लाई में 500, यानी वो जो ई था उसकी वैल्यू पुट कर दी है हमने। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट नीचे जो मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करें, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी की जो वैल्यू है कैलकुलेट करने के बाद वो आती है 3.09 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करने को कहीं ज़रूरी नहीं कि वो सारी ही कहे। 3 नंबर के लिए न्यूमेरिकल आता है तो कोई सी वो 2 भी कह सकता है। तो अब 12.10 की तरफ देखते हैं। जी इसकी स्टेटमेंट देखें, यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ए पॉइंट चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम अल्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1.2 मीटर अवे व्हेन द चार्ज इज पॉजिटिव एंड चार्ज इज नेगेटिव। दो पार्ट हैं, यानी चार्ज जो गिवन है वो है 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम और जो डिस्टेंस इससे बताया गया वो 1.2 मीटर अवे। आपने यहाँ बताना है जीरो फील्ड रेफरेंस यानी इन्फिनिट पे, वहाँ आप बताएंगे कितना पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल आपने फाइंड करना पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो जो पोटेंशियल का फार्मूला है देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है जी, पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो ये K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और साथ में Q की वैल्यू आपको 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम गिवन है, R की वैल्यू भी 1.2 गिवन है। इसको सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आता है 300 वोल्ट। ठीक है जी, अब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो v माइनस इसका फार्मूला लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर -Q/R। अब यहाँ 9 इंटू 10⁻⁹ और जब वैल्यू लगाएंगे आप वो माइनस के साथ लगाएंगे 4 इंटू 10⁻⁸ और जो R होगा वो 1.2 ही रहेगा, सेम है दोनों के लिए। उसके बाद फिर v नेगेटिव जो आएगा वो आएगा 300 ही, लेकिन माइनस के साइन के साथ आ जाएगा।
और ये 12.10 था। अब 12.11 की तरफ चलते हैं जी। 12.11 देखिए, ये भी लेंथी सा है थोड़ा। इन बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट around the nucleus proton at a distance of 5.29 into 10 raised to minus 11 meter with a speed of 2.18 into 10 raised to 6 meter per second, और चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, और मास जो है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। आपने जो चीज़ फाइंड करनी है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एग्जर्ट एट दिस डिस्टेंस, और टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है। यानी एक ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो दिया गया है r 5.29 इंटू 10⁻⁻⁷, और उसकी स्पीड भी दी गई है ऑर्बिट के अंदर, और चार्ज भी दिया गया, मास भी दिया गया। आपने पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट के ऊपर, और टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, और आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है। सबसे पहले तो पोटेंशियल की तरफ चलते हैं। पोटेंशियल का फार्मूला जो है देखिए वही 1/4πε0 और साथ में Q/R। यहाँ वैल्यूज़ लगाइए और आंसर इसका आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, और Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और साथ में जो R आएगा वो 5.29 इंटू 10⁻⁻11। तो इसको सॉल्व करें, पोटेंशियल जो आएगा वो 27.22 वोल्ट होगा। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट टोटल एनर्जी की तरफ चलते हैं। टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क के बराबर होती है, जो कि Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ये सिंपल पोटेंशियल लिख लें, पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं, यहाँ पर हमने सिंपल V ही फाइंड कर दिया, और ये V ही पुट करना है हमने। तो यहाँ वैल्यूज पुट करें, हाफ m की जगह आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और साथ में V की जो वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻6 का स्केयर, माइनस फिर माइनस आगे Q की वैल्यू जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और साथ में V जो अभी फाइंड किया 27.22 वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई करें, टोटल एनर्जी आ जाएगी जो कि आती है -13.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर जो है ना वो सिंपली जॉल में आता है, लेकिन जॉल में आंसर आएगा तो उसको आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप डिवाइड कर दें, या इसकी जगह आप ई लिख दें सिंपल, फिर आप सॉल्व कर लें। इसकी जगह सिंपल ई लिख लें, फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, क्योंकि उसने जो रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखी है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी जो देखें जी क्या होगी, अब देखें ये सिंपल न्यूक्लियस और ये उसका पहला ऑर्बिट। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर इन्फिनिट तक जाएगा तो ही वो आयनाइज हो पाएगा। देखें यहाँ से यहाँ तक का जो है वो इन्फिनिट कहते हैं, ये ग्राउंड स्टेट, ये इन्फिनिट स्टेट और यहाँ का जो डिफरेंस होगा, इतनी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो वो आयनाइज हो पाएगा। तो ई इन्फिनिट और माइनस ई ग्राउंड, ठीक है जी। इन्फिनिट पे जाके एनर्जी 0 हो जाती है, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमने अभी निकाली है 13.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये प्लस 13.6 2 नहीं, ये 1 है, सॉरी, इसको सही कर लें, कैलकुलेटर से 1 आता है, तो ये 1 आ जाएगा 13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी अगर आप देंगे उस इलेक्ट्रॉन को जो कि हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में मौजूद है ग्राउंड स्टेट में, तो वो अपना एटम लीव कर देगा और इस तरह वो आयनाइज हो जाएगा जी। अब 12.12 की स्टेटमेंट देखें। द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैच्ड for a camera contain a capacitor for storing the energy used to produce a flash. In one such unit, the potential difference between the plates of the 750 microfarad capacitor is 330 volt. Determine the energy that is used to produce the flash. कह रहे कैमरा, उसके साथ फ्लैश लगा हुआ है, उस फ्लैश को जो पावर देता है वो एक कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर जो है वो 750 माइक्रोफैरड का है, माइक्रो खत्म कर दें, -6 लग जाएगा, और उसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 300 वोल्ट का है। आप बताएं वो कैपेसिटर कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है उस फ्लैश को प्रोड्यूस करने में। तो ई जो है फॉर कैपेसिटर वो सिंपली हाफ CV² होता है। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, तो हाफ C की जगह आप पुट करेंगे 750 इंटू 10⁻⁻6 और V 330 का स्केयर। इसको आप सिंपली सॉल्व कर दें तो जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो 40.8 जॉल आती है। ठीक है जी। उसके बाद 12.13
13 की तरफ चलें। उसमें पहले स्टेटमेंट देखिए, कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 × 10⁻⁸ फैराड। इन द चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर वन when the potential difference between the plates is 450 volt. How many electrons have been transferred? कह रहा है कि कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस जो है ना वो कितनी है, 2.5 × 10⁻⁸ फैराड है। उसमें चार्जिंग प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफ़र होते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 450 वोल्ट का। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो आपने खुद बताना होगा, यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो याद रखने पड़ते हैं, उसकी वैल्यू समटाइम नहीं दी जाती। और आपने बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए इस चार्जिंग प्रोसेस के दौरान, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आपने फाइंड करने हैं। तो इसमें सोल्यूशन सबसे पहले तो टोटल चार्ज भी पता होना चाहिए, तो हम सिंपली पहले टोटल चार्ज जो होगा Q वो NE के बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहाँ से N निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, Q/E आ जाएगा। तो फिर आपको पता है Q इन केस ऑफ कैपेसिटर CV के बराबर होता है, यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, CV/E आ जाएगा। C की वैल्यू देखें 2.5 × 10⁻⁸ और V की वैल्यू 450 और साथ में जो डिवाइड होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इसे आप डिवाइड करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुए थे चार्जिंग प्रोसेस में वो आ जाएंगे 7 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ट्रांसफ़र हुए इस दौरान जो प्रोसेस हुआ। इसमें मैं एक बात बताता चलूँ, जो आपका लास्ट टॉपिक था ना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस का, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन साइड बॉक्स में दी हुई है। तो सम टाइम वो जो टाइम कांस्टेंट था वो कुछ का कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है। टाइम कांस्टेंट जो है ना हम रेजिस्टेंस R लगा के कंट्रोल करते हैं। तो अगर टाइम कांस्टेंट कम है तो ऐसा कैपेसिटर कैमरा वगैरह के साथ जो है ना यूज़ होता है। कैमरे के साथ जो फ्लैश है, देखें आप एक सेकंड में अगर 1 सेकंड के अंदर 2-3 क्लिक भी कर देंगे तो वो 2-3 दफ़ा ही फ्लैश जो है ना वो अपनी लाइट जो है ना प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब है उसके साथ जो कैपेसिटर अटैच है वो जल्दी चार्ज होगा और जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि विद इन सेकंड देखें उसने 2 दफ़ा फ्लैश कर दिया। और अगर आप ऐसे कैपेसिटर की बात करते हैं जिसमें टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है, तो उसमें चार्जिंग प्रोसेस भी जो है ना वो ग्रेजुअली होगा, फिर डिस्चार्जिंग प्रोसेस भी ग्रेजुअली होगा, तो स्लोली होगा। तो उसकी एग्जांपल है जैसे वो आप कभी गाड़ी में बैठे हो तो जो विंड स्क्रीन है उसके ऊपर जो वेपर्स मूव करते हैं जब बारिश आती है, तो वो जो वेपर्स में बड़ा स्मूथली मूव करते हैं। तो जो फिर जब वो मूव करके आते हैं फिर तो स्टे करते हैं कुछ लम्हे के लिए, फिर दोबारा मूव करते हैं, तो उनकी जो मूवमेंट है वो बड़ी स्मूथ है। उनको जो पावर मिलती है वो डिस्चार्जिंग कैपेसिटर से मिलती है। कैपेसिटर बड़ा स्लोली डिस्चार्ज होता है उस दौरान, और जब स्लोली डिस्चार्ज होगा तो वो बड़ा स्मूथली मूव करेंगे, और जब वो वापस आते हैं तो रुकते हैं थोड़ी देर, वो इसीलिए कि कैपेसिटर चार्ज होता है। अगर वहाँ पर कोई ऐसा कैपेसिटर लगा दें कि जिसका टाइम कांस्टेंट कम हो, जल्दी चार्ज हो जाएगा, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो जो वेपर्स है वो बड़ा रैपिडली मूव करेगा, तो ड्राइवर को प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह जो डिफरेंट टाइम कांस्टेंट वाले जो कैपेसिटर्स हैं उनको डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। टिल देन टेक केयर।